नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। जनता मांगे जवाब में आज बात 24 के रण की और चुनावी रण में बयानों की। 24 की तकरार की और बात इसकी कि 4 जून को आखिर देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। लोकसभा चुनावों के 3 चरण पूरे हो चुके हैं और चुनाव अब अपने चौथे चरण की ओर है। बीजेपी कांग्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्षी गठबंधन में राहुल गांधी के साथ ही तमाम नेता चुनावी रण में हुंकार भर रहे हैं, जमकर एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये कि आखिर 4 जून को देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। अब एक और राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे, तो वहीं मोदी जी का कहना है कि विपक्षी गठबंधन का मुख्य पार्टी कांग्रेस इस बार विपक्ष के लायक भी नहीं रहेगी। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर इस चुनाव में किसका बेड़ा पार होने वाला है और किसका बंटाधार। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद देश की बागडोर किसके हाथ में होगी, कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा और कौन विपक्ष में बैठेगा, इसका फैसला 4 जून को होगा। लेकिन हाल फिलहाल 3 चरण में चुनाव संपन्न होने के बाद और चौथे चरण से पहले चुनाव प्रचार की रैलियों और रोड शो में सारे दल एक से बढ़कर एक दिख रहे हैं। बात पहले और दूसरे चरण की करें तो मतदाता उदासीन दिखा। देश भर में जमीन पर भी चुनावों में वैसी लहर या हवा नजर नहीं आई जो 2014 और 2019 में थी, जिस पर सवार होकर भाजपा व नरेंद्र मोदी ने 2 बार सरकार बनाई। जहां पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में बदलाव, राष्ट्रीय सुरक्षा, हिंदुत्व की चाशनी में राष्ट्रवाद की घुट्टी और हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण जैसे राष्ट्रीय विमर्श और केंद्रीय मुद्दों का जोर रहा। उन दोनों चुनावों में मतदाताओं ने न जाति देखी न दल, सिर्फ देखा तो नरेंद्र मोदी का चेहरा और भरोसा किया तो उनके वादों और इरादों पर। लेकिन इस बार का चुनाव किसी एक या 2 राष्ट्रीय मुद्दों पर न होकर पूरी तरह विकेंद्रित हो गया है। हर राज्य, हर लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग मुद्दे, अलग अलग समीकरण और परिस्थितियों का जोर है। कहीं सांसदों के खिलाफ गुस्सा है तो कहीं जातीय समीकरण भारी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और साख के मुकाबले चेहरा विहीन विपक्ष को भाजपा अपने लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं मान रही है। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी के हाथ से निकल रहा है, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री देश के वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। साथ ही वो कहते हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। देश की शक्ति, देश के युवाओं, नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है। वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। आपके ध्यान को भटकना नहीं चाहिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, झूठ बोला, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और सारा का सारा काम अदानी जैसे लोगों के लिए किया है। दरअसल कांग्रेस ने मोदी की गारंटी के जवाब में राहुल गांधी के न्याय के नारे को बुलंद किया है। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 5 न्याय के जरिए 25 गारंटियां देकर अपने पक्ष में एक सकारात्मक राष्ट्रीय विमर्श खड़ा करने की कोशिश की है। लेकिन मोदी की गारंटी यानी भाजपा के घोषणा पत्र में ज्यादातर वो वादे किए गए हैं जो पार्टी के एजेंडे में दशकों से शामिल हैं। भाजपा ने विकसित भारत और मोदी की गारंटी के साथ चुनाव प्रचार की शुरुआत की। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा से उमड़ने वाली हिंदुत्व की भावना से पार्टी को खासी उम्मीद है। ऐसे में भाजपा ने 400 पार का नारा दिया है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 4 जून के नतीजों में कांग्रेस को इतनी सीटें भी नहीं मिलेंगी कि वो विपक्ष में बैठ सके। इस चुनाव में कांग्रेस को
लोकसभा की कुल संख्या के 10% चाहिए मान्य विपक्ष बनने के लिए। कांग्रेस वाले जरा कान खोल करके सुन लीजिए, ये देश ने तय किया है कि 4 जून को आप देखेंगे कि कांग्रेस इस देश में मान्य विपक्ष भी नहीं बन पाएगा। अब 3 फेज की चुनावी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, 4 चरणों की बाकी है, जिसको लेकर राजनीतिक घमासान के साथ ही बयानों के तीर एक दूसरे पर चलाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव को भी हिंदुत्व और धार्मिक ध्रुवीकरण के अपने पुराने सियासी एजेंडे पर लाकर उसे केंद्रित करने में कामयाब हो रहे हैं, या फिर चुनाव पूरी तरह से विकेंद्रित होकर स्थानीय समीकरणों, मुद्दों और राहुल गांधी द्वारा उठाए जा रहे जातीय जनगणना, 5 न्याय जैसे वादों और इरादों के इर्द गिर्द घूम रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 4 जून को जनता का जो फैसला होगा उसमें किसका बेड़ा पार होगा और किसका बंटा ढार। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो वाकई इन बयानों के बीच एक बड़ा सवाल है कि 4 जून की तकरार किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। अभी सिर्फ 3 चरणों के चुनाव संपन्न हुए, अभी 4 चरणों के चुनाव भी होना बाकी है। 13 मई को चौथे चरण का चुनाव होगा, लेकिन उसके पहले हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से बयानबाजी हो रही है और हर कोई सवाल यही पूछ रहा है कि आगे सरकार किसकी बनेगी। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए इसी खास मुद्दे पर, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता महाराष्ट्र से अजय पाठक जी, कांग्रेस प्रवक्ता दिल्ली से मुन्ना खान जी, सपा प्रवक्ता उत्तर प्रदेश से रविंद्र सिंह जी, रमाकांत पटेल जी आप प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हरियाणा से सुमन भटनागर जी और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अजय पाठक जी, देखिए 2014 में एक तरह से आपको एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिला, क्योंकि कांग्रेस की सत्ता, यूपी की सत्ता बहुत लंबे समय से थी। 2019 में एक लहर दिखाई दे रही थी, लेकिन 2024 में जिस लहर की आप लोग चर्चा करें, क्योंकि अगर 400 पार का जो आप नारा दे रहे हैं उसमें एक लहर दिखनी चाहिए, वैसी लहर अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा लग रहा है कि हर जगह कहीं ना कहीं आपको कांटे की टक्कर जरूर मिल रही है। और जिस तरह से राहुल गांधी गारंटी से कह रहे हैं, डंकी की चोट पे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार दोबारा नहीं बनने वाले, इस बार एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली, और यह भी आरोप लगा रहे हैं कि इसी वजह से आप लोग मुद्दे से भटकाने की बात कर रहे हैं। भागीरथ जी, आपको और आपके पैनल को, आपके दर्शकों को, सभी को मेरा नमस्कार है। भागीरथ जी, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो नारा दिया, अब की बार 400 पार, 3 चरणों के चुनाव में हम 190 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है। 190 से ज्यादा 3 चरण के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है। और 7वां चरण होते होते हम 400 पार कर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को अकेले 350 सीटों से प्लस आएगी। 350, ये याद रखिएगा। फिर से हम डिबेट में बैठेंगे। अब मध्य प्रदेश के चुनाव पे हम और आप बैठे थे, आपका ये लगभग इसमें से आधे लोग हमारे पैनल में बैठे हुए थे और बता रहे थे कि आपकी सरकार नहीं बनेगी। यही लोग हैं जो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर से लेकर के बाकी लोग बैठे हैं। इन लोगों का आकलन था कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बनेगी, लेकिन हमारी सरकार बनी और बम्पर तरीके से बनी। इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें ले आकर के बनी। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अकेले 350 से ज्यादा सीटें आएगी और एनडीए की 400 से ज्यादा सीटें आएगी। रही बात राहुल गांधी की, राहुल गांधी 2014, 2019 और 2024 22 चुनाव हारने के बाद भी राहुल गांधी का एक कॉन्फिडेंस है और हमेशा रहता है कि हम भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है। तो ये राहुल गांधी की निगेटिव राजनीति चलती रहेगी, लेकिन लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट कर रहे हैं और वोट करते रहेंगे। राहुल गांधी के पास इस देश को देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय, लेकिन राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि आप मुद्दों से भटका रहे हैं। आप प्रथम द्वितीय चरण के बाद जिस तरह से एक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया, इस तरह के आरोप लगाए गए, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप मुद्दों से भटका रहे हैं, क्योंकि प्रथम द्वितीय चरण में जिस तरह से आपको बहुत कम सीटें मिली, आप पिछड़ गए। हालांकि अब तीसरे चरण का भी चुनाव संपन्न हो गया है, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से आप लोग की तरफ से आरोप लगाए गए, बातें कही गई, वो मुद्दों से भटकाने वाली बात है।
हमारी तरफ से कोई आरोप नहीं है, कोई मुद्दे से भटकाने वाली बात नहीं है। हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि हमारी 400 पार सीटें जाएगी और 400 के पार एनडीए जा रही है। कांग्रेस 40 के नीचे आ जाएगी। आप 4 तारीख को बैठ करके 4 जून को ये देखिएगा, जब सीटें आएगी तो कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है। कांग्रेस को इस देश में कोई भी व्यक्ति वोट क्यों करेगा? उन्होंने देखा है कि जो जो वादे इन्होंने किया, कभी ये किसी भी वादे पे ये लोग गरीबी हटाओ का नारा जब देश आजाद हुआ तब से लेकर के 2014 तक लगाते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए लोग हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि जो तमाम आरोप हैं दोनों तरफ से लग रहे हैं और नतीजा क्या होगा 4 जून को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। आप जिस तरह से कह रहे थे कि कांग्रेस 40 से भी ज्यादा पार इस बार नहीं जाएगी, हालांकि मैं जरूर ये सवाल पूछता, मुन्ना खान जी हमारे साथ अभी कुछ समय में जुड़ेंगे, लेकिन अब जाऊंगा रविंद्र जी के पास जाना। रविंद्र जी, देखिए आप सहयोगी पार्टी हैं, आप इंडी गठबंधन के एक प्रमुख है, आप भी यहाँ पर पार्टी हैं, तो जिस तरह से यहाँ पर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कई जनसभा में कि मैं निमंत्रण देने आया हूं नई सरकार का, और वहीं दूसरी तरफ से राहुल गांधी भी डंके की चोट में कह रहे हैं कि इस बार सरकार नहीं बनने वाली है, और आप लोग इस तरह की बातें जरूर कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर बीजेपी आरोप लगाती रहती है कि आप लोग की तरफ से भी क्लियर नहीं है कौन प्रधानमंत्री बनेगा, आप लोग के मुद्दे भी अलग अलग हैं, आप लोग ने मैनिफेस्टो भी अलग अलग जारी किया है, तो फिर आप किस तरह से आप डंकी की चोट पर कह रहे हैं कि इस बार एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है? सर्वप्रथम तो भागीरथी जी, अगर प्रधानमंत्री जी जाके नई सरकार का निमंत्रण दे रहे हैं तो ये भारत के लोकतंत्र का उल्लंघन है, क्योंकि अभी रिजल्ट तो घोषणा हुआ नहीं रिजल्ट की। हर प्रकार से वो भारतीय जितने भी नियम हैं आज तक भारत सरकार के द्वारा बनाए गए, चाहे संविधान के हों चाहे अन्य संस्थाओं के, उसका उल्लंघन करना मोदी जी के आदत में है। अब आ जाते हैं कि मोदी जी की हालत क्या है, मंचों पे क्या बोल रहे हैं। जहां उन्होंने 10 साल की उपलब्धि और अगले 5 साल की अपनी कार्य योजना प्रस्तुत करना था, बोल क्या रहे हैं? मुस्लिम लीग, वेल्थ टैक्स, मुस्लिम आरक्षण, मंगलसूत्र, भैंस, अडानी, अंबानी। कोई भी व्यक्ति अगर ये सुनेगा जो नहीं जानता होगा कि ये प्रधानमंत्री है, तो ये निश्चित रूप से कहेगा कि ऐसा ये व्यक्ति मानसिक रूप से कहीं ना कहीं पीड़ित है, इस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग कर रहा है। मंचों पे ऐसी भाषा तो सामान्य व्यक्ति भी नहीं कर सकता, वो तो प्रधानमंत्री हैं। फिर उनके बाद बताने के लिए बहुत कुछ था, पिछले 10 साल का और आगे 5 साल का, तो आगे 5 साल का ना बता के 2047 का बताते हैं। आप बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं आप रविंद्र जी। मुझे लगता है कि शायद अजय पाठक जी इस पर जरूर आपत्ति करेंगे अगर उन्हें ध्यान से सुना होता तो। जिस तरह से आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है, आप स्वतंत्र है, आप कह सकते हैं, लेकिन एक बड़ा स्टेटमेंट है। लेकिन देखिए जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं इस तरह की बातों को लेकर बीजेपी के नेता और कई बार नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं, आप लोग के जो सहयोगी पार्टी हैं या आपके नेता, उनको लेकर भी किस तरह की बातें जरूर आती है। एक बार मैं इनकी बात सुन नहीं पाया हूं, मेरे तक आवाज नहीं आई। नरेंद्र मोदी जी ने बोली है। आप किसी भी मनोवैज्ञानिक से पूछ लीजिएगा, यही बातें जो उन्होंने बोली है, किसी भी मनोवैज्ञानिक से पूछ लीजिएगा तो कहेगा ये आदमी निश्चित रूप से किसी मनोवैज्ञानिक रोग से पीड़ित है। मैं चुनौती देता हूं और मैं एकदम अपने को पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री मंच से मुस्लिम लीग, वेल्थ टैक्स, मंगलसूत्र, मुस्लिम आरक्षण, भैंस और अडानी अंबानी नहीं बोल सकता है। इसके बाद बोलने के लिए बहुत कुछ था। फिर क्या बोलते हैं, फिर अगर एक मनोवैज्ञानिक रोग, वो कहते हैं 2047 का आपको बताएंगे कि 2047 तक क्या होगा। अरे 2047 में मोदी जी के मंत्रिमंडल के 90% लोग नहीं रहेंगे, आप बता के क्या करिएगा? उस योजना को बताने से किसका लाभ होगा? फिर आते हैं ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्यों? क्योंकि पहले तो उनका पोल खोल दिया माननीय उच्चतम न्यायालय ने इलेक्शन बॉन्ड के। अब जब छूट के आ गए अरविंद केजरीवाल जी के आ जाने से करीब 35 सीटों में सीधा प्रभाव पड़ने जा रहा है। दिल्ली की 7 सीटें, हरियाणा, हालांकि छूटे नहीं, अभी सिर्फ उनका अंतरिम जमानत मिली है, वो भी प्रचार प्रसार के लिए। अब अंतरिम जमानत में, मतलब मैं छूटने वाली जो बात कर रहा हूँ, अंतरिम जमानत पे छूटे हैं, तो जो ये शब्द होगा कि अंतरिम जमानत में छूटे हैं वो, तो इससे दिल्ली की 7 सीटें, हरियाणा की 10 सीटें, पंजाब की 13, चंडीगढ़ की 1 और हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें। इसमें सीधे अरविंद केजरीवाल जी का, उनके पार्टी का प्रभाव है। इस 35 सीटों में से 21 भारतीय जनता पार्टी के पास में है। और जिस प्रकार से इवेंट कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल जी, अगर उन्होंने इवेंट किया तो पता लगा कि अब की 21 में से 10 भी नहीं आएंगे इसमें से। तो
तो मोदी जी चिंतित हैं और उनके पास फीडबैक मिल चुका है। उनकी भाषा का परिवर्तन, जिस प्रकार से राजनीतिक शुचिता शिष्टाचार होता है, वो भी भूल चुके हैं। इसके पीछे यही कारण है कि वो अपनी हार निश्चित है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि बहुत इस तरह से आप गंभीर आरोप लगा रहे हो। बहुत सारे आपने समीकरण भी बताया कि केजरीवाल के आने के बाद बाहर अब क्या कुछ इसमें समीकरण बदलेगा। मुन्ना खान जी हमारे साथ पहले थे, लेकिन अब हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता दिल्ली से इमरान खान जी जुड़ गए। इमरान खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इमरान जी, जिस तरह से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि इस बार फिर से आप लोग को उतनी सीटें भी नहीं मिलेंगी जिसकी वजह से आप लोग विपक्ष में बैठ सके, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, उनकी सरकार नहीं बनेगी, हमारी सरकार बन रही है। और ये भी कह रहे हैं कई वीडियो बनाकर कि हम बहुत जल्दी 30 लाख नौकरी की हम शुरुआत भी कर देंगे। हालांकि अभी 4 जून को क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहां पर पीएम मोदी ने कहा है कि आप लोग इस बार फिर से विपक्ष में भी नहीं बैठ पाएंगे, इतनी सीटें भी आप लोग को नहीं मिल रही है। देखिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे को अपने चैनल पर आमंत्रित किया है। हालांकि मैं रास्ते में था। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, कई सारे चैनल्स पर मैं ये बात कर चुका हूं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी जो चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, जो वोटिंग प्रतिशत नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो सहम गई है। भाजपा जो है कहीं ना कहीं बौखला गई, और बौखलाने के बाद विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां की जा रही हैं। जैसे पिछले दिनों निरंतर प्रधानमंत्री ने टिप्पणियां की हैं, अब एक नई चीज शुरू कर दी है कि विपक्ष नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है। देश की जनता जिस प्रकार से अपना समर्थन इंडियन अलायंस के साथ दिखा रही है, और खास करके हमारे नेता राहुल गांधी जी के अंदर जिस तरह से अपना विश्वास दिखा रही है, भाजपा कहीं ना कहीं घबरा गई है, बौखला गई है। और ये बौखलाहट के इनके जो वचन है, जो समूचा देश सुन रहा है। ठीक है, लेकिन जिस तरह से आप लोग एक आंकड़ा दे रहे हैं, लेकिन आप लोग के आंकड़े में कहीं ना कुछ ऊपर नीचे हो जा रहा है। बाकी से होगी, अगर बात कर लें दूसरी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है 200 से 220, आप लोग की तरफ से कभी 150 कहा जा रहा है, कभी 100 कहा जा रहा है। यहां पर जिस तरह से 400 पार का नारा लेकर बीजेपी चल रही है, आपको क्या लगता है कितने तक यहां पर सिमटेगी आपके हिसाब से? देखिए, हम सीधी सी बात जानते हैं कि 400 पार का नारा ये एक जुमला साबित होगा, और इंडिया अलायंस जो है बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। जिस प्रकार से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने परसों कहा है कि हम लोग बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं, आप लोग देखिए, समय आने पर हम भारतीय अलायंस सरकार बनाने जा रहा है, और एक बहुत अच्छा निर्णय लोगों को, जनता का, हम सबके सामने होगा। ठीक है, 4 जून को क्लियर हो जाएगा। रमाकांत पटेल जी, देखिए, अभी तक तो आपके जो नेता थे वो जेल में थे, तो प्रचार प्रसार को लेकर आप लोग की पार्टी के जो कार्यकर्ता, दूसरे नेता, वो तो जुटे हुए थे, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल आ गए। मुझे लगता है कि अब और उसमें और तेजी आएगी। और बहुत सारे, जिस तरह से आज मैं सुन रहा था भगवंत मान का कि बयान कि अब हमारे पास बहुत समय बाकी है। पहले अगर 12 घंटे काम कर रहे थे, अब हमको 24 घंटे हमको काम करना, क्योंकि समय हमारे पास कम है। और जिस तरह से रविंद्र जी भी हिसाब किताब लगा रही थी कहां का अरविंद केजरीवाल के आने से कितना सीटों का नुकसान हो सकता है, आपका क्या आकलन है? देखिए, निश्चित तौर पे इस बार देश की जनता इंडिया गठबंधन को मौका देने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने दरअसल 2014 से जो वादे किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। अगर हम देखेंगे कि इनकी सरकार आई थी किस वजह से आई थी, क्या बोल के आए थे, इन्होंने खूब बड़े बड़े होर्डिंग लगाए थे, खूब प्रचार किया था टीवी में, मीडिया के माध्यम से। पेट्रोल पंप के बाहर जाओ तो वहाँ बैनर लगा रहता था मोदी जी के फोटो के साथ में कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। बेरोजगारों को इन्होंने गारंटियां दी थी, टीवी चैनल में आकर के अपने बड़े बड़े भाषणों में गारंटियां दी थी कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। लोग देख रहे हैं 20 करोड़ रोजगार कहाँ है 10 साल के। इन्होंने कहा था कि विदेशों में जो काला धन है उसको लेके आएंगे, हर गरीब के खाते में 15-20 लाख रुपए यूं ही आ जाएगा, इतना काला धन है। तो उसका कुछ नहीं किया इन्होंने तब ये भी कहा था कि जिन लोगों के अकाउंट स्विस बैंक में हैं उनको सार्वजनिक करेंगे, उनका नाम जनता के सामने लाएंगे, देश के सामने लाएंगे। अरे स्टेट बैंक को रोक दिए थे कि तुम इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा जारी करो, ये स्विस बैंक के डाटा अभी तक क्यों नहीं आया, 10 साल में डाटा नहीं दे पाए। तो मेरे को लगता है जो 2014 में इन्होंने कहा था, आज तक उसमें से एक नए पैसे का काम नहीं किए हैं। अगर ये जीत रहे होते, मैं सुन रहा था अभी भाजपा के प्रवक्ता जी कह रहे थे, पाठक साहब, कि जीत रहे हैं, 400 सीट जीत रहे हैं। अगर जीत रहे थे तो सूरत में चुनाव क्यों हाईजैक किया भाई, मध्य प्रदेश में इंदौर में क्यों चुनाव हाईजैक किया, बुंदेलखंड में क्या जरूरत पड़ गई चुनाव हाईजैक करने की, प्रज्वल रेवन्ना जैसे बलात्कारियों के लिए क्यों वोट मांग रहे थे अगर जीत ही रहे थे तो 400 सीट है। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को क्यों उम्मीदवार बना दिया, बलात्कारियों की पार्टी बन गई भारतीय जनता पार्टी। और अगर जीत ही रहे थे
तो देश भर में जितने तमाम भ्रष्टाचारी नेता थे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद भारतीय जनता पार्टी कहती थी, प्रधानमंत्री जिसको 70,000 करोड़ का घोटालेबाज कहते थे, इनके नेता जिसको वाटर स्कैम का घोटालेबाज कहते थे, जिसको नारदा सारदे का घोटालेबाज कहते थे, जिसको तमाम तरह से 2G का, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी ये भी तो मान रही थी ना कि मजबूत स्थिति में, इसलिए तो आप लोग ने सबने मिलकर एक गठबंधन बनाया, जहां पर आप पंजाब में आप कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, दिल्ली में साथ में लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं मान के तो आप भी चल रहे थे कि मजबूत है, इसलिए अगर हम एक साथ नहीं लड़ेंगे तो फिर हम लोग को मुश्किल हो जाएगी। भागीरथ जी, हमने गठबंधन बनाया, भारतीय जनता पार्टी कितने दलों के साथ गठबंधन में है? अली बाबा 40 चोर का गठबंधन है उनका, तो हमने जो गठबंधन बनाया वो तो है, लेकिन 40 दलों से ज्यादा का गठबंधन तो इनका है, 40 चोरों की जोड़ी तो इनकी है। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर ये जीत रहे थे, गंभीर आरोप जो कांग्रेस से जो गंभीर आरोप आप लोग लगा रहे थे, पंजाब में भी आप लोग आरोप लगाएंगे जब आप लोग वहां पर चुनावी कैंपेन शुरू हो जाएगा तो? आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपने प्रधानमंत्री के आरोपों का कुछ नहीं किया। मैं सबका जिक्र कर रहा हूं, मैं सबका जिक्र कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी जिस अजीत पवार को कहते थे 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है, बताइए इसको जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कहां गया जेल? वो उप मुख्यमंत्री बना रहे हो आप। तो मैं ये कह रहा हूं, दूसरा ये कि अभी तो जिस प्रकार का पैटर्न भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, मुझे लगता है कि अजय पाठक जी को भी अपनी जगह तलाश लेनी चाहिए। भाजपा के ही नेताओं को प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी निपटाने में लगे हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव जीते ये शिवराज सिंह चौहान के नाम पे, शिवराज सिंह चौहान की मेहनत पे निपटा दिए, खट्टर साहब को वहां निपटा दिए, वसुंधरा राजे सिंधिया को वहां निपटा दिए, तो तमाम नेताओं को निपटाएंगे। और जैसा आज अरविंद जी ने बतलाया है, योगी जी को भी अगले महीने निपटाने वाले हैं, 2 महीने के बाद। और आखिरी बात कि एक्सपायरी डेट प्रधानमंत्री जी ने तय की है कि राजनीति से, चुनाव से जो है संन्यास दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी में 75 वर्ष में। तो अगले साल ये 75 के हो रहे हैं, तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? टिकट नहीं दिया जाएगा, ये बात थी और अमित शाह क्लियर कर चुके हैं कि वही रहेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में सरकार चलेगी। ठीक है, चलिए। इसका मतलब ये, इसका मतलब मैं 10 सेकंड और थोड़ा समय, एक छोटे से ब्रेक में आऊंगा दोबारा। 10 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड ले लीजिए। देखिए, तो इसका मतलब ये अमित शाह जी ने क्लियर कर दिया कि जो नियम भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं पे लागू होगा, वो बनाने वाले मोदी जी और अमित शाह पे लागू नहीं होगा। चलिए, ठीक है, ये सवाल है, मुझे लगता है इसका जवाब दे सकते हैं जय पाठक जी। सुमन भटनागर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सुमन जी, देखिए जिस तरह से अभी 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उसको लेकर तकरार तो चल ही रही कि क्या कुछ रिजल्ट आएगा, लेकिन जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, इन बयानों में हर कोई कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है कि अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहा है, लेकिन इसका असर जनता के बीच में क्या जा रहा है? जनता किसके कॉन्फिडेंस को समझकर और किस तरह से वोट कर रही है? जो मुद्दे भी सामने आ रहे हैं, तमाम तरह के मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों का क्या कुछ सियासी समीकरण आपको दिखाई दे रहा है? ये जो बयान आ रहे हैं सत्ता पक्ष के और विपक्ष के, उस आम मतदाता कंफ्यूज होता है। कोई गुगली फेंक रहा है, कोई सगुफा छोड़ रहा है और अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातें लोग कह रहे हैं। अभी केजरीवाल जो जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया कि मोदी के, हालांकि अमित शाह ने खंडन कर दिया उसका, लेकिन फिर भी एक ये चर्चा का मुद्दा तो बन गया है जिस पर चर्चा अभी चलने वाली है आगे तक। अभी जल्दी ये मुद्दा बंद होने वाला नहीं है। ये तो तय है कि मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं और सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हैं। उनके आगे सभी जो नेता हैं भाजपा में बौने हैं, इतना बड़ा कद उनका हो गया है। लेकिन देर सवेर तो उनको पतला जाना है और उसको जिस तरह से उन्होंने योगी को पीछे कर दिया और इस तरह की बातें करी केजरीवाल ने, उससे एक नई बहस और छिड़ गई। इसमें कोई दो राय नहीं कि विपक्ष और मोदी जी दोनों देश में नया नैरेटिव बनाने की कोशिश में हैं और ऐसा नैरेटिव बने जो आम मतदाताओं को लुभाए, आम मतदाता उसमें फंसे। लेकिन असल जो मुद्दे हैं वो इस पर्दे के पीछे चले गए हैं। ये हिंदू मुस्लिम, ये मंदिर मस्जिद, ये अदानी अडानी, इन मुद्दों पर ही चर्चा रह गई है। इन्हीं पर टीवी में बहस हो रही है, इसे भी नेता अपनी बात कर रहे हैं। जो आम आदमी के मुद्दे हैं वो महंगाई है, बेरोजगारी है, चाहे कर्मचारियों का पुरानी योजना है, जो भी है वो सब एक तरह से बट्टे खाते पड़ते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो दावे किए जा रहे हैं ये दावे कितने सही हैं इसका पता 4 जून को ही चल पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो पहला, दूसरा, तीसरा चरण हुआ है मतदान का, उसमें कुछ सवाल तो खड़े किए हैं कि इतना मतदान कम क्यों हुआ। लोग सोच रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाजपा के लोग मतदान नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर, वो इतने ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं, घर में बैठ गए हैं।
और कुछ लोग सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि ढीली पड़ गई है, लेकिन अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि मतदान में जो कमी आ रही है, इसका नुकसान कहीं ना कहीं भाजपा को होने वाला है। ठीक है श्रीवास्तव सर, देखिए दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, किनके दावों में आपको दम लग रहा है, और क्या वाकई जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं राहुल गांधी की तरफ से कि मुद्दों से भटक गए हैं पीएम नरेंद्र मोदी और यहां वहां की बातें करें, क्या वाकई ये चुनाव मुद्दों से भटक गया है? देखिए भागीरथ जी, जहां तक मुद्दों का सवाल है, हमको लगता है कि पहले चरण में थोड़े बहुत मुद्दों की बात हो रही थी, लेकिन जैसे ही पहले चरण में मतदान पूरा हुआ और उसके बाद से जो है वहां पर एक स्थिति आई कि मतदान प्रतिशत गिरा, तो फिर इसके बाद मुद्दे बदलने लगे, फिर बयानों पर आ गए लोग। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगली बार जो है, अगली 4 जून के बाद कांग्रेस जो है विपक्ष में बैठने लायक नहीं रहेगी। ये देखिए मोदी जी का कॉन्फिडेंस लेवल आज से नहीं, 2014, 2019 और उसके पहले भी रहा। वो हमेशा इस तरह के स्टेटमेंट डिलीवर जरूर करते हैं, और इसलिए करते हैं कि ताकि जो है वो एक विपक्ष को किसी तरह से उनको जो है नीचे ला सके या उसका कॉन्फिडेंस लेवल गिरा सके। लेकिन समस्या इस चुनाव में एक सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष भी कम नहीं पड़ रहा। आपने राहुल गांधी का बयान देखा होगा, उन्होंने कहा कि इस बार बनने वाले नहीं हैं। अब सवाल है कि अगर नेता अगर इस तरह की बातें नहीं करेंगे तो उनके पार्टी के लोग और तमाम लोग उनके पीछे कैसे रहेंगे? बिल्कुल। रही बात है चुनाव का समय है, हर हारने वाला भी जीत की बात करता है, तो यहाँ तो दो गठबंधन आमने सामने है। एक तरफ इंडिया अलायंस है, दूसरी तरफ एनडीए अलायंस है। दो अलायंस आमने सामने हैं। एक के जो है एनडीए के जो एक तरह से लीडरशिप जो है प्रधानमंत्री जी के हाथ में है, जो एक सबसे लोकप्रिय और ताकतवर नेताओं में गिने जाते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि भाजपा सीधे जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसको ज़्यादा टारगेट करती है। उसके पीछे एक रीज़न है। हिंदुस्तान में आज भी जो है एक नेशनल पार्टी और विपक्ष की सबसे ज़्यादा ताकतवर कांग्रेस ही है। पूरे तरफ देख लीजिए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तमाम जगहों कांग्रेस का एक अपना स्थान है। ये बात अलग है कि उनको सीटें नहीं मिल रही हैं, लेकिन जब भी कभी उनको लगता है कि मुकाबला हमारा सीधे कांग्रेस होगा। अब रही अलायंस की बात, दोनों दलों के पास अपने अपने अलायंस हैं। कांग्रेस मतलब भाजपा का एक एनडीए अलायंस है जिसमें करीब 40-45 दल हैं, एक तरफ जो है 26-27 दल हैं। इंडिया अलायंस है जो बाद में बना है, तो यूपीए से हट के। तो हमें लगता है कि दोनों दल एक तरह से एक दूसरे पर पलटवार करेंगे। और चुनाव चूँकि मुद्दों पर बिल्कुल, अभी हमारे जो साथी राजनीतिक विश्लेषक थे उन्होंने कहा भी कि चुनाव मुद्दों से हट करके अब बयानों पर टिका है। तो देखना होगा कि 4 जून के बाद किसके दावे में कितना दम है, कौन कितने कॉन्फिडेंट है, और फिर जो अभी 3 चरण के चुनाव हुए हैं उनके क्या मायने हैं, उनमें क्या स्थिति है दलों की। जहाँ तक रहा 400 पार और 40 से नीचे, 2 नारे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि 400 पार, दूसरा ये कहते हैं कि 40 के नीचे चले जाएंगे। तो हमें लगता है कि इन दोनों बयानों के बीच में कहीं न कहीं एक ऐसी बात निकल के जरूर सामने आती है कि सभी दल मुद्दों से हट करके एक दूसरे पर सिर्फ पलटवार करते हैं। और जनता जो है वो हमें लगता नहीं कहीं इन बयानों से ज़्यादा कनेक्ट हो रही है अब। पहले हो जाती थी, लेकिन अब नहीं लगता कनेक्ट हो, कि उनके मूल मुद्दे गायब हैं। ठीक है अजय पाठक जी, मूल मुद्दे गायब है। जिस तरह से हमारे जो विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक और मैनेजिंग एडिटर सर, मूल मुद्दे गायब है। और यहां पर जिस तरह से आपने देखा प्रथम द्वितीय चरण के बाद यहां पर बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरह से मुझे लगता है कि 2014 के बाद से जिस तरह से आक्रामक उनका प्रचार प्रसार देखने को मिला और जिस तरह से भाषा शैली देखने को मिली, जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने टारगेट किया, ये 2019 में हमको कम दिखाई दिए थे। क्या कुछ बीजेपी को अंदर खाने ऐसे लगने लगा है कि वाकई प्रथम द्वितीय चरण में जो कम वोटिंग प्रतिशत रहा था उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान है, इसलिए स्ट्रेटेजी भी आप लोगों ने बदली? क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग बात तो करते हैं कि हम विकास पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन जब प्रचार प्रसार होता है, चुनावी सभाएं होती हैं, तो वहां पर विकास से जो बातें होती है वो कम होती हैं, कुछ और मुद्दे दूसरे चले जाते हैं। और जिस तरह से हमने बयानों पर देखा है भागीरथ जी, सबसे पहली चीज है कि प्रधानमंत्री जी के किसी भी रैली या किसी भी भाषण में या किसी भी टीवी इंटरव्यू के अंदर आप एक चीज देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी 40-45 मिनट का अगर भाषण है तो उसमें 40 मिनट सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में ही बात करते हैं। अब उसको टीवी मीडिया और बाकी लोग नहीं सुनना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन इस देश की जनता प्रधानमंत्री जी के
उन्हीं बातों को सुन के, उन्हीं बातों को समझ करके, उन्हीं बातों पे 2014 से लेकर के और आज तक चल रही है और आज तक वोट देती आई है और आगे देती रहेगी। ये लोगों का, ये आपका या लोगों का आकलन हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का जो अभी वोट प्रतिशत, जो अभी आपके विश्लेषक या मैनेजिंग एडिटर ने कहा, जो वोट परसेंट गिरा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का 1 भी परसेंट वोट कम नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के बूथ तक की एक एक बूथ से ये रिपोर्टिंग आती है। उस रिपोर्टिंग में हमको ये पता है कि हमारा कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। हमारे मतदान के अंदर 0% की भी गिरावट नहीं है भारतीय जनता पार्टी को जो मतदान होता है। अब उनके वोटर उदासीन है, उनके वोटर निकल के आ नहीं रहे हैं, उनके वोटर को विश्वास है कि इनका गठबंधन पूरी तरह से चुनाव हार रहा है। नरेंद्र मोदी जी के सामने इनके मुकाबले का कोई लीडर बचा नहीं है। लेकिन विपक्षी पार्टियों के नेताओं में कॉन्फिडेंस अच्छा खासा दिखाई दे रहा। अभी तक तो अखिलेश यादव थे, राहुल गांधी थे, ममता बनर्जी थी और तमाम दूसरे विपक्ष के बड़े नेता थे, लेकिन अब केजरीवाल भी मैदान में आ गए जमानत पर छूटकर। और जिस तरह से उन्होंने आते से आरोप लगाए कि नरेंद्र मोदी 75 साल के होने वाले हैं, वो प्रधानमंत्री तो बनने वाले ही नहीं है, और योगी आदित्यनाथ को लेकर भी बयान दिया। तो आते से उन्होंने जिस तरह की बातें कही, मुझे लगता है कि ये कल के अगर देखेंगे सारे पेपर में हेडलाइन जरूर होगा। और इस पर फिर से हम लोग मुद्दे भी हमने शुरू कर दिए, डिबेट भी हमने करना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी तक तो बाकी थे। अब केजरीवाल भी बिल्कुल बुरी तरह से आप लोग को घेर रहे हैं। भागीरथ जी, केजरीवाल जी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो जेल जाने से लेकर के और अभी जमानत पे दो राज्य आप पार्टी वहां पर सरकार है, दिल्ली में और पंजाब में, और आप कह रहे हैं क्रेडिबिलिटी नहीं है। आप सुनिए तो मेरी बात पूरी होने दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। जिस दिन जेल गए 5000 लोग दिल्ली में उतर करके बाहर नहीं आए, निकल करके बाहर नहीं आए। आज वो जेल से बाहर आए हैं, 2-4 हजार से भी ज्यादा लोग नहीं आ पाए हैं पूरे उसमें। तो अरविंद केजरीवाल जी की पूरी तरह से क्रेडिबिलिटी समाप्त हो गई। और दिल्ली के लोग और इस देश को लोग जान गए कि इस देश में अगर सबसे बड़ा, कांग्रेस के बाद सबसे बड़ा कोई भ्रष्टाचारी है तो वो अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान की फोटो आप याद करिए, जिस अरविंद केजरीवाल ने कहा था लालू प्रसाद यादव से और सोनिया गांधी, राहुल गांधी से भ्रष्ट इस देश में कोई भी नेता नहीं है। केवल आरोप लगाते हैं, आज तक कुछ साबित नहीं हुआ है। अरे कितना झूठ बोलेंगे? कौन सी गोली खा के निकलते हैं रात दिन, सुबह शाम झूठ निकलता है। क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में कुछ नहीं बोलेंगे, 2G वालों को आपने भाजपा में शामिल किया, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, अजीत पवार पे कुछ नहीं बोलेंगे, हेमंता बिस्वा शर्मा पे कुछ नहीं बोलेंगे, छगन भुजबल पे कुछ नहीं बोलेंगे, नारायण राणे पे कुछ नहीं बोलेंगे। क्या है जो आदमी काम कर रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी को इतनी नफरत है? कौन सा स्कूल बनाया भारतीय जनता पार्टी ने? जब स्कूल दिखाने की बात आती है तो टेंट लगा करके रातों रात खड़ा करके उसमें फोटो सेशन कराते हो आप लोग। जब स्कूल देखने की बात आती है तो टेंट वाले स्कूल में फोटो सेशन करते हो। कितना झूठ बोलेंगे, कितना झूठ बोलेंगे? अरे बंगारू लक्ष्मण की पार्टी के लोगों से हमको ईमानदारी और भ्रष्टाचार के बारे में उपदेश नहीं सीखना है। भ्रष्टाचार के बारे में बंगारू लक्ष्मण के चेले मत बताएं, जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पे दलाली करते पाया गया है। रमाकांत जी, समय कम है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, आप उस वक्त अपनी बात रख दीजिए। बोलिए ना, झूठ ना बोलिए। कौन सी गोली खा के निकलते हैं? रात दिन झूठ ही निकलता है इनके मुंह से। कौन सी गोली खा के निकलते हो पाठक जी? है, इतना झूठ बोलते हो? कुछ तो डरो भगवान से, कितना झूठ बोलोगे? अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बोल रहे हो, आप लोगों को शर्म नहीं आती? जो व्यक्ति बच्चों के लिए अच्छे स्कूल की व्यवस्था करता है, जो इलाज की व्यवस्था करता है, जो लोगों को बिजली मुफ्त देने का काम करता है, पानी मुफ्त देने का काम करता है, आप उसके बारे में अनर्गल बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलना बंद करिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूँ, हमसे मत डरो, भगवान से डरो। भगवान देख रहे हैं तुम्हारा झूठ, कितना झूठ बोलोगे? झूठ बोलना बंद करो। अरे झूठ बोलना बंद करो। अजीत पवार के बारे में क्यों नहीं बोलते हो? सारे देश भर के चोर और चक्के भ्रष्टाचारी आज भाजपा में हैं, जिनका नाम लेकर के आप दूसरों को चलिए, मुझे लगता है कि जनता बेहतर समझती है कि झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है। ठीक है रमाकांत जी, मुझे लगता है जनता बेहतर समझती है। 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा, मुझे लगता है ज्यादा समय भी नहीं। ठीक है अजय पाटिल जी, संक्षेप में अपनी बात कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, देखिए रमाकांत जी, जब आऊंगा आपके पास बोलिएगा संक्षेप में, उनको बात कंप्लीट कर लीजिए संक्षेप में। जी देखिए, जिस अरविंद केजरीवाल ने
जिस अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाई कि मैं अरे फिर कांग्रेस वही के लग साथ गए कभी ना, नहीं जाऊंगा। प्रधानमंत्री के शब्दों की कोई मर्यादा नहीं रह गई है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई है। प्रधानमंत्री ठीक है, के चलिए शब्दों की समय कोई समय हमारे पास कम है। credibility इमरान नहीं खान जी, रह गई देखिए है। इमरान खान जी, प्रधानमंत्री देखिए ने अजीत कुमार बयान को जेल बयान भेजना सब तरफ चाहिए, से आ रहे हैं, नहीं लेकिन अब भेजना केजरीवाल भी चाहिए। मैदान में आ गए घोटालेबाज है, हैं। उस पे तो मुंह बंद इससे कर क्या लेंगे। कांग्रेस दिल्ली में अपने आप को और मजबूत महसूस कर रही है? हालांकि पंजाब में आप लोग आमने सामने हैं। इमरान खान जी जी देखिए, मैं दिल्ली की बात करना चाह ठीक रहा है, अजय जी, मेरे पास समय कम है, मैंने आपको समय दिया, आपने अपनी बात रख दी। ठीक है। पहले अरविंद केजरीवाल, उनको पता है कि राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी कुछ भी नहीं है। ठीक है, इमरान खान जी, इसलिए कंटिन्यू कीजिए आप। केजरीवाल को अपना नेता एक बार चुप होइए प्लीज। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को ही खत्म करने का काम किए ना, पंजाब में कांग्रेस को खत्म ठीक है अजय जी, ठीक है, आप अपनी बात रख दी। इमरान खान जी, आप बोलिए आप इमरान खान जी। भारतीय जनता पार्टी थी, अरविंद भाजपा को केजरीवाल हराने जी का का काम किया, भूल गए आना आप। इंडिया अलायंस के लिए कहीं ना कहीं सकारात्मक साबित होगा। लेकिन पंजाब में क्या होगा? पंजाब में तो आप लोग आमने सामने हैं। भाजपा विभाजनकारी नीतियों के विरुद्ध चुनाव लड़ने जा रही है। और लेकिन पंजाब में क्या होगा? पंजाब में आप लोग आमने सामने हैं। सबका आना देश के संविधान को बचाना है। दरअसल प्रधानमंत्री के पास पिछले 10 साल में कोई उपलब्धि नहीं है। प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों के अंदर, जनसभाओं के अंदर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं। यदि चुनाव लड़ना है तो मुद्दों पे लड़े। इस देश के लोग भ्रमित नहीं होते हैं, इस देश के लोग भ्रमित नहीं होते हैं। जो भ्रमित थे, कांग्रेस ने भ्रमित कर रखा था। पिछले 10 सालों से कोई भ्रमित नहीं है। चुनाव दर चुनाव कांग्रेस, देखिए मैं बोल रहा था ये अगर जीत रहे होते तो इलेक्शन हाईजैक नहीं करते। सबने देखा था चंडीगढ़ इलेक्शन का, लाइव देखा था सबने। चंडीगढ़ में क्या हुआ था? जीत रहे थे क्या भाजपा? खुलेआम ऑन कैमरा विपक्ष। ठीक है अजय जी, देखिए उस वक्त आप कह रहे थे, रमाकांत जी बीच में कह रहे थे, आपने कहा रुक जाइए, समय कम है। अब इमरान खान जी कह रहे हैं आप रुक जाइए थोड़ा, आप रुक जाइए इमरान खान जी। काला धन है बोलते जा रहे थे ना। नहीं ठीक है, लेकिन मैंने आपको पर्याप्त समय दिया अजय जी, आपकी बात आई, आपकी बात आई। पास काला धन है। सबसे कम समय तो मुझे नहीं, अभी समय है भी नहीं। अभी सबको बहुत कम समय मिलेगा। जितना समय दिया मैंने उससे कम समय मिलेगा अभी बाकी गेस्ट को। इमरान जी जी कंटिन्यू कीजिए अपनी बात। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की भाषा शैली अपनी सभाओं के अंदर हो रही है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी बौखला गए हैं, भाजपा बौखला गई है। प्रधानमंत्री जी अपनी भाषण में ये कहते हैं कि अडानी और अंबानी जिनके पास काला धन है वो लोगों की सहायता कर रहे हैं। तो हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी कह रहे हैं जो काला धन आपको पता है कि उनके पास है और वो ट्रकों और बोरों में काला धन वितरित कर रहे हैं। तो ठीक है, लेकिन बयान के जिस तरह से हम लोग यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं इमरान जी, आप लोग की पार्टी की तरफ से नेताओं के खुद ऐसे कुछ ऐसे बयान है जिसकी वजह से कहने की कांग्रेस थोड़ा सा बैकफुट में कभी कभी आ जाती है। सैम पित्रोदा का बयान, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस, उन्होंने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अभी मणिशंकर ने फिर से कहा है पाकिस्तान को लेकर कहा कि हमें उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए, उनके पास भी एटम बम। इस तरह के बयान आपको लगता नहीं फिर से कहीं ना कहीं कांग्रेस को थोड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं? इमरान जी जी मैं आपको सुन नहीं पाया। मैं कह रहा हूं, देखिए बयानों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आप ही की पार्टी के नेता एक तरफ तो मोदी के ऊपर बड़ा गंभीर आरोप लगाते हैं, लेकिन आप ही की पार्टी कुछ नेता ऐसे हैं जो कुछ ऐसे बयान देकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ी असहज स्थिति पैदा कर देते हैं। सैम पित्रोदा का बयान, फिर से मणिशंकर अय्यर का बयान, बड़ा ऐसा नहीं लगता आपको कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इससे असहज महसूस करती है, उससे थोड़ा नुकसान हो सकता है? निकालकर ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। हम सीधी और सटीक बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि 9 तारीख को प्रधानमंत्री ने पूरे दिन में कोई सभा नहीं की। एक टिप्पणी करने के बाद, अडानी और अंबानी पे बात करने के बाद प्रधानमंत्री जी 9 तारीख को कोई सभा नहीं करते। ये इतना बड़ा विषय है कि किसी और सारे विषय इसके आगे है कि प्रधानमंत्री जी ने टिप्पणी की। ज्ञान लेकर के आ गई 9 तारीख को नहीं प्रधानमंत्री जी ने सभा किया? कहां से ज्ञान लेकर के आए कि प्रधानमंत्री जी ने कोई सभा नहीं की? साहब 9 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने, 8 तारीख को जब अपनी जनसभा के अंदर अडानी और अंबानी का नाम लिया है, प्रधानमंत्री जी ने कोई सभा नहीं की। और मुद्दे बहुत सारे हैं बात करने के। ज्ञान पैदा हुआ आपको? आप इनसे भागीरथ जी अभी निकाल के बता देंगे कितनी सभाएं की है। प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी की तरफ भागने वाले लोगों में से नहीं है।
प्रधानमंत्री कम, प्रचार मंत्री ज्यादा। ठीक है देखिए रविंद्र प्रताप जी, सभाएं को लेकर यहाँ पर चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। सभाओं को लेकर बीजेपी की बात करें, बीजेपी के बड़े नेताओं की बात करें, उनकी सभाएं ज्यादा दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी के रोड शो, उनकी सभाएं ज्यादा दिखाई दे रही है बनिस्पत अगर विपक्षी पार्टी के जो बड़े बड़े नेताओं की सभाएं रोड शो देखें। इसका असर कितना होगा ये तो बाद में समझ में आएगा, लेकिन देखिए जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं और दावे हर तरफ से किए जा रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ बयान विपक्षी पार्टियों की, जो आपकी सहयोगी पार्टी हो, उनके नेता के कुछ बयान ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन के जो पार्टी है उनको कहीं ना कहीं ऐसा स्थिति पैदा करते हैं, आप लोग को भी सैम पित्रोदा के बयान को आप लोग को कहना पड़ेगा ये ठीक बयान नहीं है, इस तरह के बयान चुनाव में आपको लगता है असर डालें? क्योंकि मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन जब ये बयान सामने आते हैं तो मुद्दों से कहीं ना कहीं जो नेता है वो भटक जाते हैं, चुनाव लगता है कि थोड़ा सा भटक सा गया है। भगीरथ जी देखिए, दो जगह चुनाव हो रहा है। एक तो इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, एक नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी के होर्डिंग से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो गायब है, प्रदेश अध्यक्ष का गायब है, मुख्यमंत्रियों का गायब है, तो ये माना जाना चाहिए नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं वो केवल और केवल ऐसी बातें बोल रहे हैं जो काल्पनिक हो या उन्माद पैदा करने वाली हो। जो इंडिया गठबंधन के नेता बोल रहे हैं जनहित की बातें बोल रहे हैं। अब जीत के बड़े बड़े दावे करने वाले, 370 के दावे करने वाले कश्मीर छोड़ के भाग गए, उम्मीदवार नहीं मिला इनको। और लद्दाख में जो इनका सबसे अच्छा सांसद था उसका टिकट ही काट दिया इन लोगों ने। ये इनकी वास्तविकता है। अब इससे हट जाइए, क्योंकि अभी तक पूरे डिबेट में जनहित के मुद्दे नहीं आए। इन्होंने 2019 में जनहित के कुछ मुद्दे कहते हैं, मैं बता देता हूं कि सेना की आय दुगनी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सीमांत किसानों को पेंशन, उच्च शिक्षा में 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा, 100% बिजली का विद्युतीकरण, प्रत्येक गांव को हाई स्पीड डिजिटल फाइबर, स्मार्ट रेलवे स्टेशन, बुलेट ट्रेन, वेलनेस केंद्र में टेलीमेडिसिन की सुविधा, निर्यात दुगना करेंगे और गंगा मैया की सफाई करेंगे। इसमें क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक भी काम नहीं हुआ इसमें से। तो अगर एक प्रधानमंत्री जिम्मेदार प्रधानमंत्री होता तो इसमें से किसी एक मुद्दे पे बोलता जरूर, नहीं उसकी बात बोलने के लिए। तो मान लीजिए अगर हम प्रधानमंत्री के बरक्स में जाके कोई छोटा नेता कुछ बात बोलता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब प्रधानमंत्री अपने किए गए मोदी की गारंटी के वादों से नहीं बोल पा रहे हैं, बोलना चाहिए उनको। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मुद्दों की बात नहीं हो रही। ठीक है, समय का मेरा मकान जी, देखिए मुद्दों की बात नहीं हो रही कि जिस तरह से कह रहे रविंद्र सिंह जी, लेकिन केजरीवाल आज बहुत लंबे समय के बाद जेल से बाहर निकले जमानत पर, उन्होंने भी बीजेपी के जो अंदर राजनीति को लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वह प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। मुद्दों की बात कही उन्होंने बहुत सारी, लेकिन जिस तरह से अजय पाठक जी मीडिया को लेकर आरोप लगा, देखिए बहुत सारी बातें होती है, उनमें से कुछ बातें ऐसी होती है जो ब्रेकिंग बन जाती है। तो केजरीवाल ने बहुत सारी बातें कही बाहर आके, लेकिन ये बात उनकी ब्रेकिंग बन गई। उन्होंने कहा कि जो 75 साल के होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। फिर ऐसा लगता है कि मुद्दों से कहीं ना कहीं चीजें भटक जाती हैं जो चुनाव चल रहा है। देखिए, तो आप क्या मानते हैं? ये नियम तो भारतीय जनता पार्टी में बनाया गया है ना, तो उस नियम को बनाया गया है तो बिल्कुल सही बात कही गई। 75 साल के होंगे नहीं तो आपको लगता है कि चुनावी मुद्दा है? बिल्कुल चुनावी मुद्दा है। ये कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी, वो गारंटी की ही वारंटी नहीं है, मोदी गारंटी देने वाले की वारंटी नहीं है। लेकिन अमित शाह तो क्लियर कर चुके हैं कि वही बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पे आप लगाए प्रधानमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है। कहता है संविधान को बदलना है, दूसरा कहता है नहीं बदलना है, दूसरा नेता कहता है नहीं संविधान बदलना है, तीसरा कहता है नहीं बदलना है। तो इनकी गारंटी, इनके शब्दों पे मत जाइए। मोदी जी अगले प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इनका रिटायरमेंट है, इनका रिटायरमेंट है। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी को हटाया, जैसे मुरली मनोहर जोशी को हटाया, जैसे सुमित्रा महाजन को, यशवंत सिन्हा को हटाया, वैसे मोदी जी भी जाने वाले हैं। आप निश्चित रहिए, अब मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं है। अब इनका विदाई का समय खुद भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। आप देखते जाइएगा, मोदी जी तो वोट ही मांग रहे हैं अमित शाह के लिए। कोई ठीक है, मेरे पास समय कम है। सुमन जी, क्या वाकई ये चुनावी मुद्दा है? जिस तरह से केजरीवाल ने बात कही कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी निकलता है अगर वो जीत जाएंगे तब भी नहीं बनेंगे। क्या वाकई आपको लगता है इसमें, क्योंकि अमित शाह इसको क्लियर कर चुके हैं कि वही रहेंगे प्रधानमंत्री? सुमन जी, ठीक है, समय कम है अजय जी, समय कम है मेरे पास। सुमन जी, को खड़ा कर दिया, ठीक है, जिस तरह से ठीक है अजय जी, समय कम है। सुमन जी, क्या वाकई जिस तरह से केजरीवाल की तरफ से बात की गई है, बाकी नेताओं की तरफ से बात की जा रही है, हर कोई मुद्दे से दूर अलग हट के बात करने की कोशिश कर रहा है? सुमन जी, समय कम है। ठीक है अजय जी, मेरे पास समय कम है। सुनीता को ठीक है, सुमन जी आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? लग गए सुमन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
चलिए, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंचा। श्रीवास्तव सर, क्या देखिए हर कोई किसी पर आरोप लगा रहा है कि कोई मुद्दे की बातें नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए हर कोई नेता कुछ ऐसी बात कर देता है जो बाकी जो दूसरी बात रहती है चुनाव में मुद्दे वाली बात, उससे भटककर दूसरी तरफ चली जाती है। अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें, बाहर निकल के बहुत सारी बातें की, लेकिन यही बड़ी खबर बन गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 75 साल के होने वाले और प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। ऐसा लगता है फिर कहीं चुनावी जो मुद्दा है जो होना चाहिए वो नहीं है, कुछ और हो जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भी कोई नई बात आती है तो मुद्दा कुछ नया हो जाता है, और खास करके नेताओं के बयानों के ऊपर ही जो बहुत सारी बातें आती हैं निकल के। आपने बहुत सारे नेताओं का जिक्र किया, जैसे मणिशंकर अय्यर का किया, आपने जो है सैम पित्रोदा का किया। हालांकि सैम पित्रोदा या मणिशंकर अय्यर उतने प्रासंगिक नहीं रहे, लेकिन बयान तो उन्होंने दिया और उसको प्रधानमंत्री जी ने लपक लिया। ऐसे ठीक स्थिति ऐसे बयानों की जैसे आज केजरीवाल जी ने दिया। मेरा मानना यह है कि बयानों से हटके देखिए मुद्दे तो अभी भी हैं, मौजूद हैं। आप ये समझिए जनता बड़ी बारीकी से अध्ययन कर रही है, चाहे कोई नेता बयान कुछ भी देता हो, लेकिन जो मेन मुख्य मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जो जनहितैषी कार्यक्रम है, किस सरकार ने कितना किया, क्या किया, किसने क्या वादा किया, ये सारा आकलन जनता करती है। अब रही बात है कि एक चेहरा होता है, देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और देश के लिए प्रधानमंत्री जी एक करिश्माई चेहरा जरूर हैं, लेकिन जब इस तरह के बयानों में उलझ जाएंगे तो उनके उस चेहरे को थोड़ा सा तो फीका हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे हिंदुस्तान के बाहर हो, एक बड़ा चेहरा है। और हमें लगता है कि इन बयानों में जैसे सैम पित्रोदा क्या है बताइए, इस हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में सैम पित्रोदा का कोई हाथ नहीं है। हाँ, राहुल गांधी जरूर हैं जो उनके कंटेस्टेंट हैं, उनके सामने खड़े हैं। तो ये सब सारी बातें आती रहेंगी और हमें लगता है कि अभी ये भी चौथा चरण भी बयानों में ही निकल रहा है। अब पांचवें चरण में देखें क्या होता है। बिल्कुल देखना होगा कि पांचवें चरण, बाकी चरण में क्या कुछ होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, अजय पाठक जी, इमरान खान जी, रविंद्र सिंह जी, रमाकांत पटेल जी, सुमन भटनागर जी, आरपी श्रीवास्तव, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, चौथा चरण परसों यानी कि 13 मई को होगा, और लेकिन दूसरे चरण के बाद तीसरे चरण में जो मुद्दे हैं वो साइड हो गए हैं और बयानों के ऊपर ज्यादा चर्चा होनी शुरू हो गई है। देखना होगा 4 जून को कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसी के साथ हमारे खास पेशकश फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।